अब देखिए, कक्षा 8 के जितने भी विद्यार्थी हैं, देखिए हमारा विषय है विज्ञान भारती और विज्ञान भारती हमारी थर्ड। तो जिसमें देखिए आज हमारा अध्याय है 8, जिसका नाम है किशोरावस्था। आज देखिए हम बात करते हैं कि आखिर में किशोरावस्था क्या होती है और हम किस उम्र को किशोरावस्था कहते हैं और इस अवस्था में वो कौन कौन से परिवर्तन हैं जो यहाँ पर आते हैं, तो हम इसे देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, मान लीजिए किसी भी सजीव प्राणी में जन्म से लेकर मृत्यु तक समय के अनुसार बहुत सारे धीरे धीरे बदलाव होते रहते हैं और अंततः वह धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कोई भी प्राणी थी, वो प्राणी जिसने जन्म लिया है, तो कोई भी प्राणी से उस प्राणी की आप बात कर लीजिए, किसी को भी देख लीजिए एक्स वाई जेड जो प्राणी हो, जन्म से लेकर के और मृत्यु तक उसमें बहुत सारे परिवर्तन देखने के लिए मिलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए मानव जाति की, ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर हम मानव जाति की बात करें तो उसमें जीवन पर्यंत बहुत सारे बदलाव होते हैं। ये बदलाव उम्र बढ़ने के साथ साथ होते रहते हैं। अब मान लीजिए कि मैं बात आप यहाँ पर बात करें हम पूरी तरह से मानव की, ठीक। तो मानव की देखिए यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या उसमें परिवर्तन आया, अब यहाँ से लेके यहाँ तक उसमें क्या आया परिवर्तन, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक उसमें क्या आया परिवर्तन, अब यहाँ से लेकर यहाँ पर क्या है परिवर्तन, यहाँ देखिए आप और यहाँ देखिए आप। तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि व्यक्ति में कहीं न कहीं पर उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो उसके जब जीवन उसका चलता है तो हमें कह सकते हैं उसके जीवन में जन्म से लेकर के मृत्यु तक बहुत सारे उसमें बदलाव आते रहते हैं और धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। तो आज हम तो यहाँ पर ये कह सकते हैं, यहाँ पर उसकी उम्र कुछ और है, यहाँ पर उम्र कुछ और है, यहाँ पर उम्र कुछ और है, यहाँ पर उम्र कुछ और है और यहाँ पर उम्र कुछ और है। तो यहाँ पर अगर हम उम्र की बात करें तो सभी उम्र में उसके शरीर को देखते हैं तो उसके शरीर में हमें बहुत सारे क्या बदलाव होते हुए दिखाई देते हैं। अब देखते हैं अगर हम अपने ही इंसान की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर हम मानव की बात करें तो मानव जाति के जीवन काल को कई अवस्थाओं में बांटा गया है। तो हमारे भी जीवन को बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे तो उन साइकोलॉजिस्ट ने हमारे जीवन को और साइंटिस्टों ने अध्ययन करने के बाद उनने कुछ कुछ उम्र को अलग अलग अवस्थाओं में बांटा है। जैसे मान लीजिए कि शिशुअवस्था, ठीक, उसके बाद बाल्यावस्था। शिशुअवस्था होती है जब बच्चा छोटा होता है, छोटा होकर के वो तो चलने लगता है, तो या 1 साल तक 2 साल तक हम उसे शिशुअवस्था कहते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद आ जाती है हमारी बाल्यावस्था, ठीक है। उसके बाद देखिए बाल्यावस्था में बच्चा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, जानता रहता है और तो ऐसे करके हम कह सकते हैं ये लगभग में आप 10-11 साल तक, यानी कि 2-2.5 साल से लेकर के 2.5 साल या 3 साल से लेकर के फिर आप बच्चे को देख सकते हैं 3 साल से लेकर के बच्चा लगभग 10 साल 11 साल 12 साल तक ज़्यादातर हम उसे बाल्यावस्था कहते हैं। उसके बाद देखिए किशोरावस्था आ जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए 11-12 साल से लेकर के 19 साल तक किशोरावस्था चलती है। किशोरावस्था के बाद देखिए फिर युवावस्था आ जाती है, या हम वयस्क अवस्था भी कह सकते हैं। और वयस्क अवस्था जब हमारे के बाद सबसे लास्ट में आ जाती है हमारी वृद्धावस्था। लेकिन हम आज किशोरावस्था के बारे में हम अच्छी तरह से जानेंगे। अगर हम बात कर रहे हैं किशोरावस्था की, हम बात कर रहे हैं किशोरावस्था की, तो देखिए जन्म से ही शिशु में वृद्धि एवं विकास के परिणाम कुछ न कुछ परिवर्तन होते रहते हैं।
जैसे जैसे हमारा शरीर में, जैसे मान लीजिए हम कुछ खाते हैं तो खाने के बाद हमारे शरीर को उससे पोषण मिलता है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अब हमारी उम्र बढ़ रही है, तो उम्र बढ़ने के साथ में हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अब हमारे शरीर में कुछ ना कुछ बदलाव होंगे, क्योंकि हमारा शरीर खाना खा रहा है यानी ऊर्जा ले रहा है और अच्छे अच्छे पोषक ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अब हमारे शरीर में हमारा शरीर वृद्धि करेगा, हमारा शरीर बढ़ेगा और हमारे शरीर में देखिए बहुत सारे चेंजिंग मिलेंगे। तो हमारे शरीर में अब यहाँ पर क्या मिलते हैं, चेंजिंग। ठीक है, तो धीमे धीमे जैसे हम खाते जाते हैं, डाइट लेते जाते हैं, तो हमारे शरीर में चेंजिंग आते हैं, बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। तो आज उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आज हम बात करेंगे किशोरावस्था की, कि आखिर में ये किशोरावस्था क्या है। सबसे ज़्यादा चेंजिंग अगर हम देखते हैं तो किशोरावस्था में आती है, क्योंकि किशोरावस्था ही वो अवस्था है कि जैसे ही किशोरावस्था मेरी खत्म होगी तुरंत उसके बाद वयस्क अवस्था स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें किशोरावस्था में सबसे ज़्यादा चेंजिंग मिलता है। चेंजिंग तो वैसे सब में मिला है, बट बात कर रहे हैं हम किशोरावस्था की। देखिए किशोरावस्था की बात कर रहे हैं तो देखिए जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते, तो किशोरावस्था वही अवस्था है जिसमें किसी भी व्यक्ति, मतलब लड़का या लड़की की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इस अवस्था में मुझे सबसे ज़्यादा देखने के लिए उसके शरीर में चेंजिंग मिलेगा। यही उम्र ऐसी होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा चेंजिंग हो रहा है, क्योंकि वो वयस्क बन रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारी चेंजिंग हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ऐसे परिवर्तन मिलते हैं, ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आ जाती है। सबसे पहली बात है कि यहाँ पर जनन की क्या आ जाती है, परिपक्वता। अर्थात हम यहाँ पर ये कह सकते हैं इस उम्र में हमारे जो जनन अंग हैं, तो वो जनन करने वाले जो अंग हैं वो इस अवस्था में क्या अब वो धीमे धीमे डेवलप होते हैं। और अब यहाँ पर क्या वो अच्छी तरह से जैसे जैसे मेरी उम्र, मतलब किशोरावस्था जैसे जैसे मेरी पूरी होती जाएगी, ये चीज़ क्या है, मेरी जनन अंग है तो उसकी परिपक्वता क्या है, पूरी आती जाती है, किशोरावस्था ही कहलाती है। किशोरावस्था 11-12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18-19 वर्ष तक रहती है। देखिए किशोरावस्था की अगर हम बात करते हैं तो 11-12 वर्ष से प्रारंभ होकर 18-19 वर्ष तक रहती है। तो देखिए किशोरावस्था को हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे, तो उन्होंने इस उम्र को तूफान की अवस्था भी कहा और उन्होंने इस उम्र को टीनेज भी। देखिए टीनेज क्यों कहा, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये शब्द है 11, ये है 12, ये है 13, ये है 14 और ये है 15, ये है 16, ये है 17, ये है 18 और ये है 19। तो आप यहाँ पर डालिए, इसे देखिए, ये क्या है हमारे पास 13, क्या है हमारे पास 13, बाद में तो वो टीन आ रहा है। ठीक है, तो 14 जैसे कि मान लीजिए 14, ठीक है, तो बाद में क्या आ रहा है, टीन। टीन का मतलब होता है इस एज को हम यहाँ पर टीन एज भी कहते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, टीन एज। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हम इसे टीन एज भी कह सकते हैं, इसे हम तूफान की अवस्था भी कहते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, तूफान की, इसे हम तूफान की अवस्था भी कहते हैं। तो इसे तूफान की अवस्था, क्योंकि इसमें एक तरह का बच्चे में तूफान जैसा क्या आ रहा है, चेंजिंग। ठीक, तो यहाँ पर इसे हम तूफान की अवस्था भी कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर किशोरावस्था में उम्र के साथ शारीरिक बदलाव होते हैं। देखिए किशोरावस्था में उम्र तो मेरी बढ़ी रही है, उसके साथ में हमारा सबसे ज़्यादा अगर है बात तो वो है हमारे शारीरिक में चेंजिंग, यानी हमारे शरीर में बहुत सारी चेंजिंग होती है। देखिए किशोरावस्था में महत्वपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते रहते हैं। यहाँ पर एक तो पहली बात तो मेरा शरीर अच्छी तरह से डेवलप हो रहा है, दूसरी बात हम अगर मानसिक की बात करते हैं, हमारा तो जो दिमाग है वो भी डेवलप हो रहा है, तो वो भी क्या है, कुछ और चीज़ों को सोचता रहता है। ठीक, तो हमारे मन में भी बहुत सारी परिवर्तन होते रहते हैं और शरीर में भी बहुत सारे क्या होते रहते हैं, परिवर्तन होते हैं। बालिकाओं की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए हम बात करें बालिकाओं की यानी लड़कियों की, अगर हम बात करें लड़कियों की, तो गर्भ में बालकों की अपेक्षा किशोरावस्था का प्रारंभ 1 या 2 वर्ष
पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। अगर देखिए लड़कों की बात करते हैं तो हम यहाँ पर यह बात कह सकते हैं कि लड़के की बात करें तो उसमें 1 या 2 वर्ष के बाद में किशोरावस्था प्रारंभ होती है। लेकिन लड़कियों में यह किशोरावस्था जो दिखने का जो लक्षण है, उसके शरीर में जो चेंजिंग होते हैं, वो लड़कों से 1 वर्ष या 2 वर्ष पहले भी हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर किशोरावस्था की बात करें तो यहाँ पर लड़कियों में सबसे पहले किशोरावस्था को देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, तो लड़कियों में पहले मिलता है और लड़कों में बाद में मिलता है देखने के लिए। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो इसमें देखिए सबसे पहले तो ये है कि लंबाई में वृद्धि, हाइट मेरी बढ़ती जाएगी, लंबाई में वृद्धि होगी। तो देखिए यहाँ पर किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों में लंबाई में वृद्धि स्पष्ट दिखाई पड़ती है। किशोरावस्था में हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर मैं देखूंगा तो ये कहूँगा इस उम्र में बच्चे में लंबाई होती हुई अधिक दिखेगी, क्योंकि वो अब वयस्क बनना है। तो इस उम्र में हम यहाँ पर कह सकते हैं उसकी लंबाई क्या हमें अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस दौरान शरीर की हड्डियों में तेजी से वृद्धि होती है, जिस कारण हाथ पैर की हड्डियां बढ़ती हैं और बच्चा लंबा हो जाता है। देखिए खान पीन अगर अच्छा मिल जाता है तो बच्चा इस उम्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि करता है, उसकी हाइट बढ़ेगी, क्योंकि हड्डियां हाथ की हों या पैर की सभी में क्या है बढ़ती हैं, जिसकी वजह से उसकी हाइट क्या लंबी होती जाती है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर देखेंगे उसकी हाइट क्या लंबी मिलेगी देखने के लिए। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं तो इसमें क्या हाइट बढ़ रही है। ठीक, हाइट का बढ़ना और औसतन लगभग 18 वर्ष तक सभी की लंबाई में वृद्धि हो जाती है। और ज़्यादातर कंडीशन में हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो बच्चे होते हैं तो किशोर अवस्था में 18 वर्ष या 19 वर्ष तक हमारी जी उम्र चली, तो 18 वर्ष या 19 वर्ष तक मैक्सिमम जो लंबाई होती है बच्चों की पूरी हो जाती है। उसके बाद तो फिर न के बराबर बढ़ती नहीं, ज़्यादातर इसी उम्र के अंदर में सबसे ज़्यादा बढ़ती है। अगली बात देखते हैं हम शारीरिक बनावट। अगर हम शारीरिक बनावट की बात करें तो शारीरिक बनावट में मुझे परिवर्तन आने लगता है, मतलब शरीर भी एकदम अच्छा होने लगता है, गठीला होने लगता है, सुस्पष्ट होने लगता है। ठीक, तो किशोरावस्था में लड़कों का सीना कुछ चौड़ा होने लगता है। अगर हम लड़कों की बात करें तो लड़का एक तो पहली बात उसकी हाइट बढ़ रही है, उसका शरीर भी विकसित हो रहा है, तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं उसका जो सीना है वो क्या हम यहाँ पर देखते हैं वो क्या होने लगता है, चौड़ा होने लगता है। ठीक है, तो मसल्स दिखने लगेंगे उसकी, क्योंकि अगर वो एक्सरसाइज भी कर रहा है बहुत ज़्यादा तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं उससे मसल भी उसकी देखी जा सकती है। ठीक है, लेकिन लड़कियों में कमर के निचले भाग की चौड़ाई बढ़ जाती है। अगर हम लड़कियों की बात करें तो जैसे जैसे मान लीजिए वो किशोरावस्था की तरफ चल रही है, ठीक, तो अगर हम किशोरावस्था की तरफ जैसे जैसे वो चलेगी तैसे यहाँ पर देखिए चौड़ाई बढ़ने लगेगी कमर के नीचे पार्ट की। ठीक है, तो अब यहाँ पर स्पष्ट देख लीजिए यहाँ चौड़ाई कुछ आपको अधिक है, तो यहाँ पर क्या होती है थोड़ी चौड़ाई बढ़ जाती है। ठीक, तो यही हमारी किताब के अंदर में लिखा है कि लड़कियों में कमर के निचले भाग की चौड़ाई बढ़ जाती है, तो कमर का जो निचला भाग है उसकी यहाँ पर लड़कियों की चौड़ाई बढ़ने लगी। ठीक है, वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट व गठी दिखाई देती हैं। अगर लड़कों की बात करें तो लड़कों में देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से उसकी मसल्स दिखाई देंगी, लड़कियों में तो क्या नहीं, बट लड़कों में क्या है उसकी मसल्स वगैरह और सीना चौड़ा और बहुत सारी चीज उसे दिखाई देने लगती हैं। स्वर में बदलाव, जैसे जैसे अगर हम बात करते हैं हमारी उम्र बढ़ रही है तो उम्र के साथ साथ में हमारी आवाज में चेंजिंग आने लगता है। ठीक, तो स्वर में क्या आएगा बता, जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगती है और उनके अंग विकसित होते हैं तो समय के साथ उनके स्वर में परिवर्तन आ जाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी किशोरावस्था में, ठीक, तो हमारे अंग विकसित हो रहे हैं, मतलब हमारे हाथ पैर लंबाई सारी चीज बढ़ रही है। ठीक, उसके अलावा हमारे जो जनन अंग हैं वो भी बढ़ रहे हैं।
ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में क्या चेंजिंग आ रही थी, तो परिवर्तन आ जाता है। अर्थात लड़कों की आवाज़ भारी और लड़कियों की आवाज़ मधुर हो जाती है। लड़कों की अगर हम आवाज़ की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो लड़कों की आवाज़ है वो थोड़ी भारी होने लगी और लड़कियों की आवाज़ थोड़ी मीठी एकदम मधुर सी होने लगी, ठीक है। क्योंकि किशोरावस्था में स्वर यंत्र जिसे हम लैरिंग्स कहते हैं वो विकसित होकर बड़ा हो जाता है। लैरिंग्स की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पर इस गले पे लैरिंग्स पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं लैरिंग्स। देखिए स्वर यंत्र लड़कों के गले के नीचे उभार के रूप में स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। ये गले के नीचे यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस उभार को, ठीक है, इस उभार को कंठमणि यानी कि एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। तो ये उभार है जिसे हम कंठमणि भी कहते हैं, जिससे आवाज़ निकलती है, या हम उसे एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। जबकि लड़कियों में स्वर यंत्र की आकृति लड़कों की अपेक्षा छोटी होती है और यह दिखाई नहीं देता है। लड़कियों की बात करें तो लड़कों में थोड़ा ये लैरिंक्स बड़ा होता है, लड़कियों में छोटा होता है, जो अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है। उसके अलावा देखिए हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि श्वेत एवं तेल ग्रंथियों में सक्रियता। तो जैसे जैसे मान लीजिए मैं किशोर में डेवलप हो रहा हूँ तो हमारे चेहरे पर देखिए छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, जिन्हें हम मुहासे कील मुहासे वगैरह कहते हैं। देखिए किशोरावस्था में श्वेत ग्रंथियाँ, ठीक है, एवं तेल ग्रंथियाँ की सक्रियता बढ़ जाती है। जैसे जैसे हम किशोरावस्था की बात करें तो हमारी किशोरावस्था जैसे ही बढ़ रही है, देखिए श्वेत ग्रंथियाँ बढ़ रही हैं, उसके अलावा क्या है, हम कह सकते हैं यहाँ पर तेल की ग्रंथियाँ भी बढ़ रही हैं। जब तेल की ग्रंथियाँ बढ़ती हैं तो इन ग्रंथियों के अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ लोगों के चेहरों पर आपने फुंसियाँ देखी होंगी, ठीक, छोटी छोटी फुंसियाँ जैसे ये दिखाई दे रही है, ये देखिए चेहरे पर देख रहे हैं, ठीक है, आपको कील मुहासे, ठीक है। उसके अलावा देखिए आपको कील भी दिखाई देंगे, ठीक है, और मुहासे निकलेंगे, तो फुंसियाँ, कील मुहासे, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें ज़्यादातर इसी उम्र में देखने के लिए मिलती हैं। अब अगर हम बात करते हैं किशोरावस्था की तो यहाँ पर देखिए जननांगों की परिपक्वता। जननांगों की परिपक्वता का मतलब होता है जो बात करते हैं हम लड़का की और हम बात करते हैं लड़की की, ठीक। तो देखिए किशोरावस्था के अंत तक मानव जननांग पूर्ण रूप से विकसित और परिपक्व हो जाते हैं। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, अगर मैं किशोरावस्था की बात करूँ तो अगर मैं लड़कों की बात करूँ तो लड़कों के जो जनन अंग होते हैं वो पूर्ण विकसित हो जाते हैं, ठीक। उसी प्रकार से अगर हम लड़कियों की बात करते हैं तो उनके जो जनन अंग हैं तो जनन अंग क्या हो जाते हैं, पूर्ण विकसित, ठीक है। तो ये भी पूर्ण विकसित हो जाते हैं जनन, ठीक। तो जनन क्या है, यहाँ पर पूर्ण विकसित हो जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं लड़कों में तो लड़कों में शुक्राणु का बनना शुरू हो जाता है जब उनके जनन अंग, ठीक, जब जनन अंग पूरे विकसित हो जाएंगे तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उनमें क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण होने लगता है। लड़कों में क्या होने लगेगा, शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणुओं का निर्माण, शुक्राणु का हमें यहाँ पर देखने के लिए क्या मिलेगा, निर्माण। जबकि किशोरियों में अंडाशय परिपक्व होकर, अगर किशोरियों की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो अंडाशय होते हैं, ठीक है, ये पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, परिपक्व। परिपक्व का मतलब होता है अच्छी तरह से विकसित हो जाना, मेजर, ठीक है, परिपक्व करके अब यहाँ से क्या है, अंडाणु विकसित होने लगेंगे। ये देखो क्या होने लगेंगे, अंडाणु, ठीक, अंडाणु विकसित होने लगेंगे। ये देखो दिख रहा है आपको, ये किसी कहते हैं क्या, अंडाणु, ठीक। तो ठीक हम यहाँ पर ये कह सकते हैं लड़कों में यहाँ पर शुक्राणु बन जाते हैं और लड़कियों में अंडाणु, दोनों चीज का क्या है, विकसित हो जाते हैं, परिपक्व होकर अंडाणु का निर्मोचन होने लगता है, ठीक है। अब देखिए आगे मानसिक एवं संवेदनात्मक विकास। देखिए किशोरावस्था में व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक सचेत, चिंतनशील, संवेदनशील, भावुक तथा स्वतंत्र हो जाते हैं, जो
मानसिक विकास का सूचक है। देखिए, मानसिक विकास का सूचक का मतलब है कि किशोरावस्था में जो व्यक्ति होता है तो पहले से ही सचेत होने लगता है, ठीक है, सोचने की क्षमता, संवेदनशील भावों को, और वो अपने आप को कुछ फ्री समझने लगता है, ठीक है। ये क्या है, एक मानसिक विकास का सूचक है। इस अवस्था में किशोर तथा किशोरियां किसी भी बात को सहजता से स्वीकार नहीं करती। अगर हम किसी प्रकार से किसी किशोर से हम अच्छे के लिए अगर समझाने की कोशिश करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कभी कभी उन्हें हमारी बात तो बुरी लगने लगती है, और वो इसी वजह से क्या होता है, वो तर्क वितर्क करके निर्णय लेने लगते हैं। वो बेमतलब तर्क वितर्क करेंगे, बहस करने लगते हैं माता पिता से, और गलत निर्णय लेने लगते हैं, ठीक। और वे सामाजिक कार्यों में रुचि लेने लगते, उसके अलावा और भी समाज से रिलेटेड बहुत सारे काम होंगे। कभी राजनीति की तरफ भागेंगे, कभी किसी की तरफ भागेंगे, कभी किसी की मदद के बारे में सोचेंगे, कभी किसी के बारे में सोचेंगे। तो सामाजिक के कार्य जो उस उम्र में पढ़ने के लिए माता पिता बोलते हैं वो न काम करके किसी बेफिजूल के काम को करते हैं, ठीक है। कहीं कभी 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 उनमें असुरक्षा की भावना भी पैदा होने लगती है, ठीक है। ये सभी बदलाव बच्चों में शारीरिक वृद्धि एवं विभिन्न प्रकार के ग्रंथियों की क्रियाशीलता के कारण उत्पन्न होता है। तो ये सारे अगर हम चेंजिंग देख रहे हैं तो इसका एक ही मतलब क्या है, बच्चे की उम्र बढ़ रही है, उसके शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियां उसका विकास हो रहा है, ठीक है। और इसी वजह से उसके हार्मोन्स जो है डेवलप हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, उसके दिमाग को जो है अलग अलग प्रकार से डाइवर्ट सा हो जाता है, और वो जो करना चाहिए उसे छोड़ करके किसी और चीज को करने लगता है। द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण या हम इसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो देखिए, जननांगों के आधार पर जन्म के समय से ही शिशु को बालक या बालिका के रूप में पहचाना जाता है। मान लीजिए कोई बालक बच्चा अस्पताल में, जब वो बच्चा जा मान लीजिए अस्पताल में कोई गर्भवती महिला की जिसके बच्चा होना है, तो जब वो बच्चा जन्म लेगा तो बिल्कुल लड़का लड़की हम ये नहीं कह सकते लड़का है लड़की है, हम कैसे कह सकते हैं, जब वो बच्चा जन्म ले रहा है तो उसके जो जनन के अंग होते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो उनके जनन अंग हैं, उन जनन अंग को हमने देख लिया। अगर इसके अंदर में लड़की के जनन अंग है तो हम कह देंगे ये लड़की है, और अगर उसके जनन अंग लड़के वाले तो हम उसके अंगों को देखकर कह सकते हैं ये लड़का है, ठीक। परंतु कुछ ऐसे लक्षण जो किशोरावस्था के समय विकसित होते हैं, पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करते हैं, उन्हें हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहते हैं। अब छोटा बच्चा है, छोटी बच्चे के अंदर बिल्कुल पैदा हुआ तो उसे कुल उसके जनन अंग हमने देख लिए और हम बता दिए लड़का है लड़की। अब वो धीमे 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 बड़ा हुआ, लेकिन किशोरावस्था में हम ये कह सकते हैं किशोरावस्था में जैसे जैसे वो आएगा उसके सारे अंग हो गए वो प्रॉपर तरीका से विकसित हो जाते हैं, और हम दूर से कह सकते हैं कि ये लड़का है या लड़की, क्योंकि अब उसके शरीर पर जो अंग थे वो अच्छी तरह से विकसित हो गए, तो जिसके आधार पर हम उसे आसानी से पहचान सकते हैं। तो उसी को हम कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। जैसे द्वितीयक लैंगिक लक्षण की बात करें तो जैसे हम यहाँ पर यही कह सकते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण की बात करें, जैसे मान लीजिए किशोरावस्था में लड़कों के चेहरों पर दाढ़ी मूंछ का आना। अब लड़के की अगर हम बात करेंगे तो देखिए उसके चेहरे की किशोरावस्था की अगर हम बात करते हैं तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जैसे जैसे वो किशोरावस्था को पार नजदीक आता जाएगा, मान लीजिए वो अपनी एज से बढ़ता जाएगा, 17 साल 18 साल 19 साल पर जैसे ही वो आ जाएगा तैसे उसके चेहरे पर क्या दाढ़ी मूंछ आने लगेंगे, ठीक। तो अब दाढ़ी मूंछ उसकी आ गई किशोरावस्था के अंत में, तो अब उसे अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, अब कह सकते हैं ये वयस्क है, ठीक। तो इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं किशोर। अब हम देखें लड़कों में शुक्राणुओं का बनना शुरू हो जाता, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं लड़कों में क्या है शुक्र, अब यहाँ पे शुक्राणुओं का अब इनके शरीर में क्या होगा, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं शुक्राणु का निर्माण होगा,
लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। अब इन लड़कों के सीने पर क्या आ जाएंगे, बाल आ जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं आगे, लड़के एवं लड़कियां दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग में बाल आ जाते हैं। ये सब द्वितीयक लक्षण है। अब देखिए, हम देखते हैं कभी कभी लड़कों के बगल में या उनकी जांघ के ऊपर भी बाल थोड़े थोड़े आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये जैसे जैसे हमारे यहाँ गुप्त अंगों के पास बाल आना स्टार्ट हो जाएंगे या हमारे बगल में, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अब जो है का इसके द्वितीय लक्षण होने लगे, तो उसे हम कहते हैं द्वितीय लक्षण। इन बालों पर आना, जैसे दाढ़ी आना, सब द्वितीय लक्षण है। इन लक्षणों के नियंत्रण एवं शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करने के लिए शरीर में विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो शरीर में सारे जो कैसे कैसे करके ये बाल निकल रहे हैं, तो बाल कब निकलेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा शरीर है ये, अगर हमारे शरीर में जैसे जैसे बहुत सारी ग्रंथियां हैं, जैसे जैसे वो ग्रंथियां डेवलप होंगी, जैसे उनसे हार्मोन्स निकलता है। मान लीजिए ये ग्रंथियां निकल रही है, और भी इसमें बहुत सारी पिट्यूटरी ग्रंथियां बहुत सारी, तो इन ग्रंथियों से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, इन ग्रंथियों से हम जैसे जैसे ये ग्रंथियां निकलेंगी, तो इन ग्रंथियों से क्या होता है, कोई न कोई रसायन निकल रहा है, केमिकल निकल रहा है। ठीक है, तो ये केमिकल निकलेगा, इसका केमिकल का जैसे जैसे सेक्रेशन होगा, तैसे हमारी दाढ़ी निकलने लगी, हमारे बगल के बाल आ जाएंगे, हमारे गुप्त अंग जो होते हैं वहां पर बाल आने लगते हैं। तो देखिए, इन ग्रंथियों से एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ साबित होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन। मैंने बताया हार्मोन केमिकल निकलता है, उस केमिकल से क्या है, धीमे धीमे हमारे शरीर में द्वितीय लक्षण दिखने लगते हैं। ठीक है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से इन हार्मोनों के द्वारा ही नियंत्रित होती है। अब जहाँ से मान लीजिए मेरी दाढ़ी निकल रही है, या मेरे बगल में, या हमारे कोई गुप्त अंग है, उन गुप्त अंग में हम देखते हैं बाल आना स्टार्ट हो गए, और हमारे जो जनन अंग हैं अब वो भी विकसित होने लगे, हमारे शुक्राणु बनने। तो ये सब क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियां। यार हमारे शरीर के अंदर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां मिलती है, तो उन ग्रंथियों से हम ये कह सकते हैं केमिकल निकलता है। और जैसे जैसे उसका केमिकल निकलेगा हमारे शरीर के अंदर में, वो केमिकल क्या होता है, हमारे ब्लड में मिल जाएगा। ठीक, क्योंकि केमिकल निकलने के लिए कोई स्पेशल ट्यूब नहीं लगी हुई है, कोई स्पेशल ट्यूब नहीं लगी है। उसमें क्या होता है कि वो केमिकल जो निकलता है वो किसी ब्लड में मिल जाएगा, और ब्लड में मिलने के बाद है क्या, हमारे ब्लड में वो पूरे शरीर में फैल जाएगा, जिससे क्या है, हमारे सारी अंग जो विकसित होने लगते हैं, और हम जहाँ पर बाल आना चाहिए, परपंग या शुक्राणु का निर्माण, ये सब क्या है, सब चीज विकसित होने लगती है। ठीक है, तो इन्हीं हम सारी चीजों को कहते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। ये हार्मोन शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य में समन्वय स्थापित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है, जो नलिका विहीन होती हैं, यानी मैंने अभी बताया ना कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उसमें किसी प्रकार की नली नहीं होती है। अब जो केमिकल निकलेगा, वो केमिकल जो निकलता है, वो केमिकल हमारे ब्लड में मिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से वो इधर उधर पूरे शरीर में पहुंच जाता है। तो नलिका विहीन होती है, जिस कारण स्रावित जो हार्मोन होता है वो रक्त के साथ, ये देखो रक्त के साथ, ठीक है, तो हमारे रक्त के साथ मिलकर विशिष्ट अंगों तक पहुंचता है और अपना कार्य करने लगता है। अब सारे ब्लड की बात करें तो शरीर में मेरे पूरे में रक्त फैला हुआ है, तो हमारे पूरे शरीर के अंदर में रक्त फैला हुआ है। ठीक है, हर जगह पर रक्त फैला हुआ है, तो अब इस रक्त मिल जाएगा। अब जहां पर उसे जो चीज सक्रियता बढ़ानी, वो वहां पर वही वाला केमिकल पहुंचने लगेगा ऑटोमेटिक। ठीक है, वही वाला केमिकल, केमिकल का मतलब ये होता है, मान लीजिए कि मेरे सर में दर्द है, या मान लीजिए मेरे हाथ में दर्द है, या मान लीजिए मेरे पैर में दर्द है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं मेरे कहीं पर भी सर में दर्द है, या मेरे हाथ में दर्द है, या मेरे पैर में दर्द है, या मेरे पेट में दर्द है, या मेरे तलवे में दर्द है पैर के नीचे, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अगर हम कोई दर्द की दवा लेते हैं, तो वो दर्द की दवा हम जैसे ही खाएंगे, खाने के बाद वो दर्द की दवा हमारे रक्त में मिल जाएगी, और रक्त में मिलने के बाद मेरे शरीर में पहुंच जाएगी, तो जहां दर्द हो रहा है वो केमिकल वहीं पर पहुंच जाएगा, और उस दर्द को क्या कर देगा, रोक देगा। ठीक ठीक इसी प्रकार से होता है अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती है, उसमें से केमिकल निकलता है, और जिस केमिकल को जिस जगह पहुंचना चाहिए वो हमारे शरीर में ब्लड के माध्यम से वहां पर पहुंच जाता है। ठीक,
अब देखिए किशोरावस्था। देखिए किशोरावस्था में देखिए लड़कों में वृषण, तो अगर हम लड़कों की बात करते हैं तो लड़कों में देखिए यहाँ पर वृषण का फॉर्मेशन होने लगा, यानी कि वृषण जो होते हैं वो वृषण डेवलप हो जाएंगे, जिसके द्वारा क्या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन साबित होता है, जिसके परिणामस्वरूप लड़कों में दाढ़ी मूंछ निकलने लगती है। अगर हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कोई लड़का है, उस लड़के की दाढ़ी मूंछ निकलने लगी, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि उस लड़के की अगर दाढ़ी मूंछ निकल रही है तो उसके जो वृषण होते हैं उसमें टेस्टोस्टेरोन का जो हार्मोन होता है अब वो निकलने लगेगा। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जैसे निकलेगा तैसे उसकी मतलब गुप्तांगें वहाँ पर पाल आएंगे, बगल में पाल आएंगे, उसके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ निकलने लगेगी। अब हम दाढ़ी मूंछ निकलने लगी तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं अच्छी तरीक़ा से कि उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है वो निकलने लगा है। अगर हम लड़कियों की बात करते हैं तो देखिए लड़की में अंडाशय से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्राव शुरू हो जाता है। मान लीजिए ये है अंडाशय, लड़की के शरीर के अंदर में दो जोड़ी अंडाशय होते, तो हम अंडाशय की बात करें तो इस अंडाशय से बात करें तो यहाँ से एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निकलता है, ठीक, जिससे लड़कियों में स्तन का विकसित होने लगता है। जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन जैसे जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन निकलेगा, लड़कियों से क्या निकलेगा एस्ट्रोजन हार्मोन, और लड़कों का निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है जिसकी वजह से उसकी दाढ़ी मूंछ और शरीर गठिया और बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं। बट यहाँ पर लड़कियों की बात करें तो हम यहाँ पर कहते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर ये कह सकते हैं उनके स्तन का क्या होने लगता है विकास, ठीक है। तो स्तन क्या होने लगेंगे विकसित हो जाएंगे, स्तन क्या होने लगेंगे उसके विकसित, ठीक। जब स्तन विकसित होने लगेंगे तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोजन हार्मोन निकलने लगेगा, ठीक है। प्रजनन, प्रजनन एवं जनन स्वास्थ्य किशोरावस्था के दौरान, तो देखिए लड़कों में बात करें तो लड़कों में अगर हम बात करते हैं तो वृषण वृषण में होता है, तो वृषण में नर युग्म, तो ये है मान लीजिए वृषण, तो ये हैं लड़कों के क्या वृषण, ठीक है, वृषण। तो वृषण में नर युग्मक यानी कि मेल गैमेट या स्पर्म का निर्माण, तो वृषण में क्या होता है यहाँ पर स्पर्म का निर्माण हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है स्पर्म का निर्माण, ठीक है, यानी कि शुक्राणु का निर्माण। तो लड़कों के जो वृषण होते हैं वृषण में शुक्राणु का निर्माण होने लगता है। अगर हम लड़की की बात करें तो यहाँ पर अंडाशय से मादा युग्मक फीमेल गैमेट या ओवम का निर्माण। अब यहाँ पर लड़कियों का जो अंडाशय है ये है अंडाशय, अंडाशय। तो अंडाशय से क्या है अंडाणु निकलते हैं जिसे हम कहते हैं ओवम, ठीक। तो यहाँ से निकल रहे हैं अंडाशय और यहाँ से निकल रहा है क्या शुक्राणु, ठीक। तो शुक्राणु और अंडाणु ये दोनों चीज अलग है, अंडाणु हमें देखने के लिए लड़की मिलते हैं और शुक्राणु हमें देखने के लिए लड़कों में मिलते हैं, तो इनका निर्माण होने लगता है। अगर हम स्त्रियों की बात करें तो स्त्रियों में जनन अवधि 11-12 वर्ष आयु से प्रारंभ होकर के सामान्यतः 45-50 वर्ष की आयु तो रहती है। अगर हम लड़कियों की बात करें तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि वो 11-12 वर्ष या 13 वर्ष से लेकर के और वो 45 ज़्यादा या 50 वर्ष से ज़्यादा नहीं, इसी के बीच में क्या वो है उस माँ बन सकती है, ठीक है। उसके बाद वो लड़की माँ नहीं बन सकती। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इनकी हम कह सकते हैं तो हम 12 वर्ष से लेकर के आप 45 वर्ष की उम्र तक, ठीक है, या 50 वर्ष तक, ठीक है, या 50 वर्ष तक, ठीक है, तो ये माँ बन सकती है। अगर हम पुरुषों में बात करें तो पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन की क्षमता स्त्रियों की अपेक्षा कुछ अधिक आवश्यक है। पुरुष की बात करें तो पुरुष में शुक्राणु की अगर बात करते हैं तो 55, 60, 65, 70 साल तक यहाँ पर शुक्राणु आसानी से पुरुषों में हमको देखे जाएंगे। तो पुरुषों में शुक्राणु का जो उत्पादन होता है वो आप 70 वर्ष तक आसानी से देख सकते हैं। अब हम स्त्रियों के अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है, तो स्त्रियों की अगर बात करते हैं तो ये हैं स्त्रियों के अंडाणु, ठीक है। तो
यहाँ इस अंडाणु की, इस अंडाशय की बात करें तो स्त्रियों में ये है अंडाशय, इसे हम कहते हैं सॉरी अंडाशय। ये क्या है? स्त्रियों के अंडाशय शरीर के भीतर, ठीक है। इस अंडाशय से कोई भी एक अंडाणु निकलेगा, देखिए बहुत सारे अंडाणु नहीं दिखा आपको, बहुत सारे। तो हम बात करें केवल एक की, तो एक अंडाणु जो परिपक्व होता है, कि अच्छी तरह से विकसित एक अंडाणु होगा, तो वो अंडाणु 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय से अंडाणु निकलता है। तो 28 दिन में या 30 दिन में कोई अंडाणु परफेक्ट हो जाता है, वो 28-30 दिनों के अंतराल पर इस ओवरी से या तो इधर से निकलेगा, या हमारा इसी प्रकार की संरचना इधर होती है, और ठीक लड़कियों में, ठीक। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, या तो यहाँ से कोई भी एक अंडाणु अच्छी तरह से परिपक्व हो जाता है, 28 से 30 दिन उसे लगते हैं। यदि अंडाणु निषेचित नहीं हो पाता, अगर ये अंडाणु जो निकल रहा है, मान लीजिए कोई अंडाणु निकला, तो इसे फर्टिलाइज करने के लिए अगर यहाँ से हम बात करें शुक्राणु की, शुक्राणु और ये है अंडाणु, तो इसे फर्टिलाइज करने के लिए कोई भी शुक्राणु आएगा। अगर यह शुक्राणु नहीं आता है, शुक्राणु इसे फर्टिलाइज करने के लिए नहीं आता है, तो इस स्थिति में अंडाणु, ठीक, तथा गर्भाशय की भीतरी मोटी दीवार, अब ये है गर्भाशय, ये है गर्भाशय, इस गर्भाशय की भीतरी जो मोटी दीवार होती है, इस भीतरी मोटी दीवार पर होकर रुधिर वाहिकाओं सहित टूटने तक, और जैसे जैसे यहाँ पर ब्लड वेसल्स आती हैं, ब्लड आता है, उसके साथ में टूटने लगता है, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर लड़कियों को ब्लीडिंग चालू हो जाती है, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाती है? ब्लीडिंग चालू। अब जिससे रक्त का स्राव होने लगता है, अब ब्लीडिंग चालू होने लगी तो मतलब रक्त निकलने लगा, तो इसे हम कहते हैं ऋतुस्राव कहते हैं, या हम इसे रजोधर्म, या हम इसे कभी कभी क्या कह देते हैं, महामारी। तीनों नाम है, या तो हम इसे ऋतुस्राव कह सकते हैं, या हम इसे रजोधर्म कह सकते हैं, या हम इसे महामारी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। यदि अंडाशय से निकलने वाला अंडाणु निषेचित हो जाता, अगर निषेचित नहीं होता है तो वो ब्लड के साथ में बाहर निकल जाएगा, जैसे हम महामारी कहते हैं, ठीक है। अगर वो किसी प्रकार से, ये है मान लीजिए अंडाणु और ये है शुक्राणु, तो इन दोनों से क्या हो गया? निषेचित हो गया। निषेचित का मतलब होता है जुड़ गए यहाँ पर, ठीक, ये दोनों आपस में जुड़ गए। तो हम यहाँ पर कहते हैं जैसे ये दोनों आपस में जुड़ेंगे, तैसे क्या बन जाएगा? यहाँ पर जायगोट बन जाएगा, ठीक। तैसे यहाँ पर ये क्या बन जाएगा? जायगोट, ह्यूमन जायगोट को ग्रहण करने के लिए गर्भाशय की मोटी दीवार होने लगी, जिससे गर्भ, आज ये जायगोट बन गया। अगर निषेचित हो गया तो जायगोट बन जाता, और धीमे 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 यहाँ पर आगे जाकर के भ्रूण बन जाएगा, जो हमारे गर्भाशय के अंदर में जैसे हम प्रेगनेंसी कहते हैं, जो हमारा गर्भाशय होता है, जो गर्भ होता है, उस गर्भ के अंदर में जाकर ठहर जाता है, और धीमे धीमे हम कह सकते हैं वो एक नवजात बच्चा बनता है। अब हम देखिए बात करते हैं मादा के प्रजनन तंत्र में इस प्रकार का रचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तनों का एक चक्र प्रत्येक 28 से 30 दिनों के अंतराल पर चलता रहता है, इसे हम कहते हैं ऋतुस्राव चक्र, ठीक। महामारी का जो चक्र होता है, हम 28 से 30 दिनों के बीच में कहते हैं कि वो आकर में चलता रहता है, ठीक। ये परिवर्तन होता रहता है, और वो हर महीने से 28 या 30 दिनों तक क्या से चलना रहेगा। तो इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व, तो इस चक्र में क्या होता है, कोई भी एक अंडाणु है, ठीक, स्त्रियों अंडाणु परिपक्व होना, अंडाशय से निर्मुचित होना, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना, और निषेचन न होने की स्थिति में मोटी दीवार का रक्त वाहिकाओं सहित टूट जाना शामिल। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं वो अंडाणु, अब जैसे जैसे मान लीजिए वो अंडाणु बनना है, तो उसकी वजह से मेरी गर्भाशय की दीवार है वो थोड़ी मोटी हो जाएगी। मोटी होने की वजह है कि वहाँ पर क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन अधिक हो जाता है, जिसकी वजह से वो मोटी हो जाती है। अब या तो कोई शुक्राणु आकर के उसे निषेचित कर दे, अगर शुक्राणु निषेचित नहीं कर पाता है तो वो अंडाणु क्या होता है, उसमें जो ब्लड आ गया बहुत ज़्यादा मात्रा में उसकी दीवार में, जिसकी वजह से गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, वो टूट जाती है, और वो बाहर निकल आता है, जिसे हम महामारी कहते हैं, ठीक।
अगर हम बात करते हैं तो यह चक्र स्त्रियों में 11-12 वर्ष से प्रारंभ होकर 45-50 वर्ष की आयु, तो ये जो हमारी वाला लफड़ा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये प्रारंभ से होकर के चलता है, यानी 11-12 वर्ष से भी प्रारंभ हो जाता है लड़कियों में, वो 45-50 वर्ष तक चलता रहता है, ठीक है। 45 या 50 वर्ष तक चलता है, ठीक है। पहला ऋतुस्राव चक्र किशोरावस्था में प्रारंभ हो जाता है, उसे हम रजू दर्शन कहते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई हमारे पास इस प्रकार की प्रक्रिया अगर 11-12 वर्ष में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, 11 या 12 वर्ष में, तो हम उसे कहेंगे रजू दर्शन। तो हम उसे क्या कहते हैं, रजू दर्शन। और अब धीमे 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 वो 45-50 तक, यानी कि हमारी जो लास्ट स्टेज है महिलाओं की, तो लड़कियों की वहाँ 45-50 तक की आयु तक पहुँचते पहुँचते यह चक्र प्राय रुक जाएगा। अब 45 पर रुक जाएगा, 46 पर रुक जाएगा, 47 पर रुक जाएगा, 48 पर। तो अब लास्ट अवस्था जहाँ रुक रहा है, बिल्कुल लास्ट अवस्था में, उसे हम कहते हैं रजोन वृद्धि। उसे हम क्या कहेंगे, रजोन वृद्धि। प्रारंभ अवस्था में ऋतुस्राव अनियमित हो सकता है, परंतु धीरे धीरे सामान्य हो जाता है। देखिए कभी कभी हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, कोई लड़कियां हैं तो लड़कियों में ये कभी कभी अनियमित, मतलब उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है और वो किसी भी टाइम पर मतलब स्टार्ट हो जाता है। तो शुरुआत में ये समस्या हो सकती है, लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे ये उम्र बढ़ती जाएगी, तैसे वो क्या सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल होती जाती हैं। अब हम बात करते हैं जनन स्वास्थ्य की। स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक एवं मानसिक विकारों से मुक्त होता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए देखिए हमें एक तो अच्छी डाइट लेनी चाहिए। अच्छा, अगर हमें अपना स्वास्थ्य रखना है तो हम वहाँ पर ये कह सकते हैं, हमें पहली बात एक अच्छी डाइट लेनी चाहिए। दूसरी बात, हमें नियमित व्यायाम भी करनी चाहिए। अगली बात, हमें व्यक्तिगत सफाई भी करनी चाहिए। तो हमें यहाँ पर ये कह सकते हैं, देखिए हमें एक तो यहाँ पर व्यक्तिगत सफाई, सफाई का मतलब हमें साबुन वाबुन से, इससे से हमें सारे प्रॉपर जो हमारे जनन अंग है उन्हें साफ करना है, और हमें भी अपने शरीर की क्या रखनी है, साफ सफाई। तो यहाँ पर सारी चीज़ क्या है, जरूरी है। किशोरावस्था की अगर हम बात करें तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, किशोरावस्था में इसकी महत्वता यानी इम्पोर्टेंसिटी और अधिक बढ़ जाती है, ठीक, क्योंकि शरीर तेजी से वृद्धि एवं विकास करता है। किशोरावस्था में देखिए व्यायाम करना और हमें शरीर की सफाई करना, ये सारी चीज़ों की महत्वता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि उस समय में अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर साहब भी आपको यही सलाह देंगे, या आपको नर्स के पास लड़कियां जाएंगी तो वो यही सलाह देती हैं कि आप अच्छी तरह से साफ सफाई करें, अच्छे कपड़े पहने और अच्छा खाना खाएं। ठीक, वो इस चीज़ की आपको सलाह देते हैं। श्वेत श्वेत एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। ठीक, तो इसकी क्रियाशीलता बढ़ जाने से क्या होता है, शरीर से गंध आने लगती है। अब जैसे जैसे मान लीजिए शरीर में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए श्वेत ग्रंथियाँ, कील मुहासे, बहुत सारी चीज़ें क्या हो, श्वेत ग्रंथियाँ और तेल ग्रंथियाँ बढ़ने हैं, जिसकी वजह से कील मुहासे बहुत सारी चीज़ें निकली। इसी की वजह से क्या होता है, हमारे शरीर में कभी कभी शरीर से क्या गंध आने लगती है। ठीक, प्रतिदिन स्नान करते समय सभी अंगों की सफाई अच्छी तरह से करनी चाहिए। अगर हम मान लीजिए कि बाथरूम में जाकर के हम स्नान कर रहे हैं, तो हमें स्नान करने के लिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि हमें साबुन से सारे अपने जो अंग हैं, जैसे हम जनन अंग कहते हैं, अपने गुप्त अंग हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं हमें साफ सफाई का इसलिए ध्यान रखना है कि हमें अच्छे साबुन से उसे अच्छी तरह से हमें साफ करना है, क्योंकि अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो हो सकता है हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां लग सकती हैं। अगर हम सफाई नहीं करेंगे, ये देखो क्या है, अगर हम ऐसा नहीं करने से जीवाणुओं एवं कवकों द्वारा संक्रमण का खतरा बना रहता है। देखिए बहुत सारे जीवाणु को इन्फेक्शन लग जाएगा, हमें कवकों का इन्फेक्शन लग जाएगा, हमें साफ सफाई समय पे करनी है, नहीं तो हमें विभिन्न प्रकार का इन्फेक्शन लग जाएगा। ठीक है, ऋतुस्राव के दौरान किशोरियों को सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर जिस समय पर ऋतुस्राव हो रहा है, ठीक, महामारी हो रही है, तो उस समय पे लड़कियों सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। गंदगी बने रहने की स्थिति में अगर
चर्म रोग भी हो सकता है, हमें खुजली भी हो सकती है, उसके बाद अन्य यौन रोग भी होने की आशंका बनी रहती है। देखिए साफ सफाई रखने से देखिए हमें फ़ायदा ही मिलता है। एक तो किसी प्रकार का चर्म रोग नहीं होगा, खुजली भी नहीं होगी, उसके अलावा अन्य जो हमारे यौन रोग होते हैं, वायरल डिसीज बोलते हैं, तो वो भी होने की आशंका जो है हमारी कम हो जाएगी। अगर साफ सफाई नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ बढ़ जाएंगी। अगर हम लिंग निर्धारण की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी निषेचित अंडाणु, मान लीजिए ये है मेरे पास एक अंडाणु और ये है हमारे पास शुक्राणु। ये आगे इसे क्या कर देगा, निषेचित। जैसे ये इसे निषेचित कर देगा तैसे ही वो क्या बन जाएगा, जायगोट। ठीक, अब ये क्या बन जाएगा, जायगोट। अब जायगोट में क्या हुआ, यहाँ पर क्लीवेज, विदलन, जिसकी वजह से यहाँ पर दो सेल क्या, वो 4 सेल बन जाए, 4 से फिर 8 सेल बन जाए, 8 से फिर 16, 16 से फिर 32, 32 से फिर वो 64 सेल बन जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर विदलन होता है। तो विदलन होते होते हम यहाँ पर ये कह सकते हैं धीमे धीमे क्या होता है, जो मेरा जाइगोट है, तो ये है हमारे पास क्या, जाइगोट। ठीक, जैसे हम कहते हैं युग्मनज, युग्मनज। तो जाइगोट क्या होता है, तो धीमे धीमे आगे जाकर के क्या वो चीज़ हमारे गर्भ के अंदर पलती रहती है और फिर बाद में जाकर क्या होता है, वो एक शिशु का रूप धारण कर लेती है। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, यह था संदेश युग्मनज में धागे जैसी संरचना गुणसूत्र में निहित रहती है। अब मान लीजिए कि ये है, मान लीजिए मेरे पास शुक्राणु, ये है शुक्राणु और ये है अंडाणु, ये है अंडाणु। अब दोनों आकर के यहाँ पर निषेचित हो जाएंगे तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये युग्मनज, युग्मनज। इस युग्मनज को जरा तुम गौर से देखोगे तो हमें इस युग्मनज के अंदर में ऐसी धागे जैसी संरचना दिखाई देती है। इस धागे जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं, तो धागे जैसी संरचना होती है, हम इसी में क्या है, गुणसूत्र बोलते हैं, हम इसी को क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। ठीक है, तो गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित जो कोशिका होती है, मान लीजिए ये मेरे पास एक कोशिका है, तो कोशिका में ये है हमारे पास न्यूक्लियस, इसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर में हमें मिलता है। ठीक, इस न्यूक्लियस के अंदर हमें धागे जैसी संरचना मिलती है और धागे जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र। तो यहाँ पर देखते हैं मनुष्य की प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में 23 जोड़ा क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। मान लीजिए अगर हम कुछ की कोशिका को देखते हैं तो प्रत्येक कोशिका में मुझे 23 जोड़ा यानी कि 46 गुणसूत्र हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जिनमें से 22 जोड़े अर्थात 44 गुणसूत्र पुरुष तथा स्त्रियों में समान प्रकृति। मान लीजिए ये है हमारे पास पुरुष, ये है पुरुष और ये है लड़की औरत। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे तो 22 जोड़ी की बात करते हैं तो 22 जोड़ी हमें दोनों में क्या समान मिलेंगे। ठीक है, जो संतति में रंग, लंबाई एवं शारीरिक बनावट के लिए यहाँ पर 22 जोड़ी यानी इसमें और इसमें यानी कि ये गुणसूत्र में 22 जोड़ी समान होती है। औरतों में भी हमें समान मिलेंगे और यहाँ पर इसमें भी समान मिलेंगे, इंसान में भी। लेकिन 23 में गुणसूत्र की बात करते हैं तो 23वां जोड़ा अर्थात 2 गुणसूत्र इनमें से भिन्न होते हैं, ये लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं, जो एक्स तथा वाई के रूप में पहचाने जाते हैं। अगर हम लड़की की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, यहाँ पर हमें क्या कहेंगे, एक्स एक्स गुणसूत्र। अगर हम बात करते हैं लड़के की तो यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे देखने के लिए, एक्स वाई गुणसूत्र। अब हमसे थोड़ा आगे समझ लेते हैं। यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु, वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु, ये है शुक्राणु, इधर है क्या हमारे पास शुक्राणु, इधर लिख दो यहाँ पर शुक्राणु और इधर लिख दो हमारे पास अंडाणु। ठीक, तो इस प्रकार यदि वाई गुणसूत्र वाला, ये है वाई गुणसूत्र वाला, ठीक, शुक्राणु अंडाणु के साथ निषेचित होता है तो ये है अंडाणु। तो मान लीजिए ये वाला वाई जो है इस एक्स के साथ में होगा तो एक्स वाई बनेगा और ये वाला एक्स इस वाई के साथ हो तो एक्स वाई बनेगा।
तो युग्मनज जो बन रहा है, अब ये बनेगा क्या, युग्मनज। युग्मनज तो युग्मनज एस वाई प्रकृति का होगा और नवजात शिशु का लड़का होगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं अगर एक्स वाई प्रकृति की है, एक्स वाई प्रकृति की ठीक, तो हमारा ये क्या होगा, एक्स वाई प्रकृति, इसका मतलब क्या, लड़का होगा। अब इसमें देखो क्या कह रहा है, जबकि एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु के साथ अंडाणु के निषेचन होने पर युग्मनज एक्स एक्स प्रकृति का होता है और नवजात शिशु लड़की बनती है। तो मान लीजिए ये है, मान लीजिए शुक्राणु और ये है अंडाणु, ठीक। तो अगर वाई के साथ में कोई मिलता है तो एक्स वाई बनता है, तो हमारा लड़का होगा। अगर इस शुक्राणु के साथ में जो शुक्राणु है, अगर ये एक्स प्रकृति का शुक्राणु है, इस एक्स प्रकृति के शुक्राणु के साथ में अगर लड़कियों की हमारे अंडाणु का एक्स एक्स मिलता है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं आगे जाकर क्या होगी, लड़की, ठीक। आप यहाँ पर भी समझ लीजिए, मान लीजिए ये है लड़कियों की अंडाणु एक्स एक्स और ये है लड़कों का एक्स वाई। तो इस x की बात करो और इस x के साथ में, इस शुक्राणु के इस x के साथ में मिलेगा, तो ये देखो x लड़की बनी। अब यही वाला x अब इस y के साथ में मिल जाएगा, तो यहाँ पर एक्स वाई लड़का बन गया, ठीक। ये हो गया काम। अब इसकी बात करते हैं, अब इस वाले x अंडाणु को और हम इस x शुक्राणु के साथ में निषेचित करते हैं, तो हमारी लड़की बन रही है। अब इस वाले x को हम इस y के साथ में निश्चित कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या, एक्स वाई बना है। तो हम यहाँ पर करेंगे एक्स वाई अगर प्रकृति आ रही है तो लड़का है और एक्स एक्स प्रकृति आ रही है तो लड़की है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए किशोरावस्था में पोषण का महत्व। अगर किशोरावस्था की बात करते हैं तो हम यहाँ पर एक चीज कह सकते हैं कि किशोरावस्था के दौरान में किशोर किशोरियों का तीव्र गति से शारीरिक तथा मानसिक विकास होता रहता है और वे जीवन के सभी क्षेत्रों में अत्यधिक क्रियाशील रहते हैं। तो इस समय देखिए मानसिक विकास भी तेज हो रहा है, हमारा शारीरिक विकास भी तेज हो रहा है, बहुत सारी चीजें। तो हमें खाना अच्छा लेना चाहिए। अगर हमारे पास डाइट अच्छी होगी, इसके अंदर हम कह सकते हैं दाल होंगी, हरी सब्जियां होंगी, चने होंगे और भी बहुत सारी अच्छी डाइट होगी, तो हमारे शरीर का अच्छा विकास होगा। तो देखिए ऐसी अवस्था में उन्हें भूख अधिक भी लगती है। अगर किशोर अवस्था की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं उस अवस्था में वहाँ पर उनको भूख अधिक लगती है, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं उसे वहाँ पर क्या है, भूख भी अधिक लग रही है। तो किशोरावस्था में पौष्टिक एवं संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो हम यहाँ पर ये कहेंगे, अगर हम किशोरावस्था की बात, तो यहाँ पर देखिए खाना अच्छा चाहिए, व्यायाम चाहिए, जिसकी वजह से क्या हमारा शरीर अच्छी तरह से डेवलप होगा। लगातार होने वाली वृद्धि तथा सक्रियता के कारण किशोर तथा किशोरियों को भोजन में प्रोटीन युक्त भोज्य पदार्थ, जैसे मान लीजिए दाल है, दूध है, अंडा है, मांस है, चना, राजमा, ये सारी चीजें प्रोटीन युक्त होती हैं। इसमें प्रोटीन अधिक होता है और ये हमें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार की जो दाल है ये हमें लेनी चाहिए और हमें अच्छे अच्छे ताजे फल भी लेनी चाहिए, हरी सब्जियां लेनी चाहिए, ठीक है। और लोह युक्त प्रचुर खाद्य पदार्थ, जैसे कि मान लीजिए हरी सब्जियां, गुड़ है, फलों को अधिकता में शामिल करना चाहिए। और इस उम्र में हमें फल है, हरी सब्जियां, ये चीज हमें अधिक खानी चाहिए। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं तेज हवा में टहलना। देखिए हवा में तेज हवा चल रही है तो वहाँ टहलना, ठीक है, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना शरीर को स्वस्थ रखता है। योगासन तथा ध्यान भी मानसिक शक्ति एवं शांति के लिए आवश्यक है। उस समय हम ये कह सकते हैं टहलना ज़्यादा जरूरी है, योगासन भी करना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है योगासन, ठीक। अगर हम बात करते हैं तो किशोरावस्था में कुपोषण के कारण, तो अगर किशोरावस्था में अच्छा खाना नहीं मिल रहा है तो हमारा शरीर में जहाँ पोषण होता है उसे हम कह सकते हैं, अच्छा खाना मिला तो पोषण है,
खाना अच्छा नहीं मिला तो उसे हम कहेंगे कुपोषण। तो अच्छे खाना न मिलने की वजह से हमारे शरीर में ऐसे रोग हो जाते हैं जो अच्छे खाने से नहीं होने चाहिए। खराब खाना सही नहीं मिला तो उसे कहते हैं कुपोषण। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कुपोषण हो जाता है। जैसे मान लीजिए इस अवस्था में देखिए, इस अवस्था में किशोर एवं किशोरी यानी लड़के या लड़कियां पहली बात तो वो पतले और आकर्षक दिखने चाहते हैं, ठीक है। स्लिम तथा आकर्षक दिखने के उद्देश्य से शरीर की आवश्यकता से अधिक भोजन को लेने लगते हैं। अब आवश्यकता से कम, अब उसे मान लीजिए शरीर में जितना भोजन चाहिए उतना भोजन नहीं ले रही, वो कम ले रही है। क्यों? क्योंकि उसे पतला होना है, स्लिम होना है, उसे अच्छा दिखना है। तो जिसकी जरूरत है खाने की ज्यादा लेकिन उसे कम लेने, तो शरीर में क्या होगी, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, शरीर में विभिन्न प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं, ठीक है। तो जिसके फलस्वरूप कई बीमारी तथा कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। किशोरावस्था में तेजी से होते हुए बाह्य एवं आंतरिक परिवर्तनों के कारण उपापचय क्रियाएं भी बढ़ जाती हैं, जिससे शरीर को अधिक पोषण की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से भी कुपोषण का कारण बनता है। तो हम यहाँ पर किशोरावस्था में देखिए तेजी से हमारा शरीर बढ़ रहा है, उसके अलावा शरीर के अंदर भी परिवर्तन हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ जाती है, ठीक है। तो शरीर को पोषण की अधिक पोषण की आवश्यकता है, तो जिसकी वजह से कुपोषण, शरीर को पोषण की आवश्यकता अधिक है लेकिन उतना हम नहीं दे रहे, तो हमें कुपोषण हो ही जाएगा। कभी कभी किशोर एवं किशोरियां घर के बने ताजे भोजन की जगह पैकेट वाला खाना लेने, अब घर पे बनना है ताजा अच्छा स्वस्थ खाना बनना है तो उसे नहीं लेंगे, वो बाजार का पैकेट वाला खाना ले लेंगे, ठीक। तो बाजार का वो पैकेट वाला फूड ले लेंगे जिसमें पोषण की मात्रा कम हो, तो यहाँ पर न्यूट्रिशन थोड़े कम मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, पोषण थोड़ा कम मिलेगा, अच्छा अच्छा, ठीक है, जिसके कारण कुपोषण रोग के शिकार हो जाते हैं। धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से दुष्प्रभाव। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टेनली होम के अनुसार, एक अच्छे खासे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक स्टेनली होम, तो उन्होंने क्या कहा था, किशोरावस्था बड़ी संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। इस अवस्था में किशोर किशोरियां तनाव युक्त, भ्रमित तथा असुरक्षित असुरक्षित करते हैं, ठीक है। इन तनावों से उबरने के लिए किशोर अनजाने में ही धूम्रपान या मादक पदार्थों, जैसे मान लीजिए तंबाकू है, गुटखा है, खैनी है, बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है आदि का सेवन करने लगते हैं और धीरे धीरे इनके आदी हो जाते हैं। मान लीजिए कि बच्चे को इस उम्र में थोड़ी टेंशन होने लगती है, कभी कभी बच्चे ऐसे होते हैं कि वो दूसरों को दिख कर भी हरकतें करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि गुटखा, शराब और बहुत सारी विषैली मादक जो चीज़ें जो शरीर के नुकसानदायक है, उस चीज़ों को क्या है वो करने लगते हैं। और जब उसकी एक बार आदत लग जाए तो उसके आदी हो जाते हैं। तो मान लीजिए ये सारी चीज़ें क्या होती है, अगर हम बात करते हैं सिगरेट की, गुटखा, तंबाकू, खैनी और किसी एल्कोहल की बात करते हैं, तो धीमे धीमे बच्चा क्या है इसका आदी हो जाता। लेकिन हम जैसे जैसे इसका सेवन करेंगे, इनके सेवन से आंतरिक अंगों को क्षति पहुंचती है, जिसके दूरगामी परिणाम होते हैं। अब मान लीजिए मादक में हम ये कह सकते हैं, मान लीजिए हम बीड़ी पी रहे हैं या सिगरेट पी रहे हैं, या मान लीजिए हम गांजा या हम चिलम पी रहे हैं, तो जिसकी वजह से हमारे जो फेफड़े होते हैं, तो फेफड़ों में क्या हो जाता है, नुकसान, इसमें विभिन्न प्रकार के रोग लग जाएंगे और फेफड़े भी नुकसान होता है, ठीक। धूम्रपान करने से श्वास संबंधी विभिन्न रोग हो जाते हैं। अब हम धुआं को खा रहे हैं या धूम्रपान जैसे वही, या बीड़ी, सिगरेट या गांजा या बहुत सारी चीज़ें, तो सांस के रोग हो जाते हैं और व्यक्ति में विभिन्न रोग होने से बहुत कमजोर हो जाते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के कारण भी कुप्रभाव होते हैं। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, ठीक है। भाई जनसंख्या बहुत है तो भारत में विश्व का क्या दूसरा स्थान है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 21 करोड़ थी, जो निरंतर बढ़ रही है, देखिए
2011 में जो जनसंख्या थी वो 1 अरब 21 करोड़ थी, लेकिन तब से लेके अब तक हम बात करें तो निरंतर बढ़ रही है। तो भारत में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार हैं, जैसे मान लीजिए इस देश की गर्म जलवायु हो जाने की वजह से यहाँ पर जनन की कैपेसिटी अधिक बढ़ जाती है। विभाग की अनिवार्यता, विभाग जिस उम्र में होना चाहिए उस उम्र में नहीं होता, उससे पहले कर देते हैं। ठीक, तो इसका मतलब का कम उम्र में विवाह। ठीक है। यौन शिक्षा का अभाव से मतलब क्या है कि हम जो बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं उन्हें इस यौन शिक्षा से संबंधित कोई पाठ ऐसा नहीं है जिसमें उन्हें इसके संबंधित जानकारी मिले। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं यौन शिक्षा में क्या है, बच्चों की कमी है। परिवार नियोजन के उपायों की जानकारी का न होना, परिवार से जो फैमिली प्लानिंग होता है वो कैसे करें, बच्चे कितने होने चाहिए, कैसे नहीं, ये भी हम न तो समाज में, और जो बच्चे पढ़ने के लिए आए हम उन्हें भी जानकारी नहीं दे पाते। ठीक, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लगातार जनसंख्या बढ़ने से निम्न समस्या उत्पन्न हुई। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति की आय में कमी। अब जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है तो हमारी इनकम भी कम होने लगेगी। ठीक, खाद्य सामग्री, जब ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है तो खाने वाली चीजें भी क्या हमें कम मिलने लगेंगी। ठीक, आवास की सुविधाओं में भी कमी हो जाएगी। ठीक, उसके अलावा देखो जब जनसंख्या अधिक है, यानी कि हमारे घर में मान लीजिए कि पॉपुलेशन अधिक है, बच्चे अधिक हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं हमें अच्छा खाना नहीं मिलेगा तो बच्चे ऑटोमेटिक कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। और स्वास्थ्य स्तर में कमी, जब अधिक है हमारे घर में बच्चे अधिक हैं तो हम उसे अच्छा खाना नहीं दे सकते तो उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है। शिक्षा एवं चिकित्सा करें, जिसकी वजह से न तो हम उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकते हैं न हम उनका किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं। ठीक, और रोजगार में भी कमी, रोजगार में कमी का मतलब ये है कि जब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो कंपनियां या सरकार किसी किसी जॉब दी तो रोजगार की कमी हो जाती है। ठीक, अपराध में वृद्धि, लेकिन हाँ अब जब जनसंख्या अधिक है, पेट नहीं भर रहा है, तो हम यहाँ पर कहेंगे जहाँ पर पॉपुलेशन जनसंख्या अधिक होगी तो वहाँ पर पहली बात अपराध अधिक बढ़ जाएंगे, चोरी बढ़ जाएगी, डकैती बढ़ेगी, मारपीट लूट खसूट मारना, ये सारी चीजें बढ़ जाती है। क्यों? गरीबी के कारण। देखिए, हमारा अध्याय तो यहाँ पर कुछ खत्म हुआ, अब हम इसके कुछ प्रश्न आंसरों को देखेंगे। थोड़े हम इसके प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, प्रश्न को अगर हम बात करते हैं तो किशोरावस्था की अवधि के बारे में अगर हमने पढ़ा है तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं 11 से 19 वर्ष के बीच की 11 से 19 वर्ष के बीच की अवधि को हम क्या कहते हैं, किशोरावस्था। ये हमारा विकल्प सही। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एक हार्मोन है जो अंडाशय से निकलता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्त्री हार्मोन होता है। सामान्यतः ऋतुस्राव की बात करते हैं तो सामान्यतः ऋतुस्राव प्रारंभ होता है, तो सामान्यतः अगर देखा जाए तो छोटे छोटे लड़कियां होती हैं तो हम यह बात कर सकते हैं किशोरावस्था से ही ये चीज प्रारंभ हो जाती है, या तो 11 वर्ष 12 वर्ष से यह प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था में स्वास्थ्य पोषण से संबंधित योजना जैसे समेकित बाल कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, ग्राम स्वास्थ्य दिवस, ये सारी चीजें क्या है हमारे लिए जरूरी है। अगर हम बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस की, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। जनन परिपक्वता मतलब होता है जननांग में आती है। जनन परिपक्वता किसमें आएगी, जननांग, जो है जननांग होती है। किशोरों के गले में स्वर यंत्र के उभार को हम कहते हैं कंठमणि कहा जाता है। ठीक है। युग्मनज का पोषण किसमें होता है, गर्भ में, ठीक, यूटेरस में। अधिक मदिरा का सेवन व्यक्ति के तंत्र को प्रभावित करता है। मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों का टीकाकरण करना है।
तो अगर मिशन इंद्रधनुष की बात करें तो मिशन इंद्रधनुष का मतलब होता है सभी जितने बच्चे हैं, सभी बच्चों को पहली बार टीके लगनी चाहिए। लेकिन निम्नलिखित कथनों में सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहले ऋतुस्राव को रजोधर्म कहते हैं, ये बात सही है। और लास्ट वाला जो होता है उन्हें कहते हैं रजोनिवृत्ति। देखिए, द्वितीयक लैंगिक लक्षण शिशुअवस्था में दिखाई देते नहीं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण हमें दिखाई देने लगते हैं जब हमारी किशोरावस्था बिल्कुल अंत पर होती है। लिंग गुणसूत्र एक्स सिर्फ स्त्रियों में पाया जाता नहीं। लिंग गुणसूत्र हमें देखिए, लड़कियों की बात करते हैं तो देखिए हमें लड़कियों में भी देखिए एक्सेस मिल रहा है, उसके अलावा हम लड़कों की बात करते हैं तो हमें लड़कों में भी एक्स लिंग गुणसूत्र मिल रहा है। पुरुष हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, ये बात सही है। धूम्रपान अधिक करने से स्वास्थ्य संबंधी रोग हो जाते हैं, ये बात सही है। शुक्राणु की अगर हम बात करते हैं तो शुक्राणु की इस टेबल के साथ मिलान किए वृषण के साथ। वृषण एक ऐसी जगह है जहां पर शुक्राणु का निर्माण होता है। अंडाणु की बात करते हो तो अंडाणु हमें देखने के लिए अंडाशय से मिलते हैं। अंडाशय में क्या है देखने के लिए शुक्राणु, वो अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में, ठीक है। हार्मोन की बात करते हो, हार्मोन क्या है, जैसे अंतःस्रावी ग्रंथियां ये सब क्या करती हैं, हार्मोन को स्राव करती हैं, ठीक, हार्मोन को रिलीज करती हैं। स्वर परिवर्तन होते हैं स्वर यंत्र में। दाढ़ी मूंछ का निकलना क्या है, एक द्वितीयक लक्षण है, ठीक। दाढ़ी मूंछ कब निकलेगी, जब बच्चा 18 साल 19 साल का हो जाएगा, 17 साल का हो जाए तो दाढ़ी मूंछ निकलने लगती है, यानी किशोर अवस्था के अंत में जाकर के। देखिए, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक तथा मानसिक परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। तो किशोरावस्था के शारीरिक परिवर्तन जैसे मान लीजिए लंबाई में वृद्धि, स्वर में बदलाव, जननांगों में परिपक्वता, स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की सक्रियता। मानसिक परिवर्तन क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए संवेदनशीलता, भावुकता, चिंतनशीलता आ रही है, परिलक्षित होते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसे कहते हैं, ये किस प्रकार नियंत्रित होते हैं। पुरुष पुरुष तथा स्त्री, ठीक है, पुरुष तथा स्त्री में अंतर को स्पष्ट करने वाले लक्षण जैसे मानिए दाढ़ी मूंछ निकलना, स्तन का विकास होना, द्वितीयक लैंगिक लक्षण कहलाता है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में स्रावित हार्मोन द्वारा नियंत्रण होता है। किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई का महत्व स्वेद एवं तेल ग्रंथियों की क्रियाशीलता भी बढ़ जाने से शरीर में गंध आने लगती है। गंदगी बने रहने की स्थिति में चर्म रोग, खुजली तथा अन्य रोग होने की आशंका बनी रहती है। युग्मनज में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि स्त्रियों में X गुणसूत्र ही होते हैं। पुरुष का X या Y गुणसूत्र जब स्त्रियों के X गुणसूत्र से मिलता है तो युग्मनज में लिंग का निर्धारण होता है। मान लीजिए XX मिला तो लड़की और XY मिला तो लड़का। किशोरावस्था में पोषण का क्या महत्व है। किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश डालिए। तो किशोरावस्था में पोषक आहार लेने से शरीर तेजी से वृद्धि एवं विकास करता है। किशोर तथा किशोरियों के पोषण में सुधार लाने हेतु किए जाने वाले क्रियाकलाप पर प्रकाश, जैसे समेकित बाल विकास कार्यक्रम किए जाने जिसमें वृद्धि निगरानी, अनुपूरक पोषाहार, किशोरी तथा गर्भवती मां की देखभाल करना। स्वास्थ्य विभाग क्या है, जैसे टीकाकरण, ये भी बच्चों को टीकाकरण होना चाहिए समय समय। उसके अलावा देखिए पंचायती राज, शौचालय का निर्माण व साफ सफाई करना। धूम्रपान एवं मादक द्रव्यों से होने वाले दुष्प्रभावों का बढ़ेगी, तो इससे क्या है, शरीर हमारा कमजोर होता है। तो मनुष्य कमजोर एवं संवेदन शून्य हो जाता है, उसका संवेदन यानी कि
किसी समझने की कैपेसिटी या किसी भी चीज़ को जानने की कैपेसिटी उसकी बिल्कुल शून्य हो जाती है, तो संवेदना शून्य हो जाता है। ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के कारण तथा उससे होने वाले कुप्रभाव को समझिए। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण देश की गर्म जलवायु, जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? तो पहली बात तो यह गर्म जलवायु, विवाह की अनिवार्यता, कम उम्र में विवाह, यौन शिक्षा का अभाव, परिवार नियोजन उपायों की सीमित जानकारी। यानी कि परिवार नियोजन की उपाय की हमें जानकारी घर घर दे देनी चाहिए, जिसकी वजह से क्या होगा, बच्चे सारे लोग सीमित ही करेंगे। तो इसके देखिए बहुत सारे कुप्रभाव हैं। कुप्रभाव क्या है? जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव है, जिससे भोजन, पानी, भूमि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। देश की सामाजिक आर्थिक विकास की गति पर भी बुरा प्रभाव। ठीक है। निर्धनता आती है, महंगाई बढ़ती रहती है, आवास सुविधाओं में कमी मिलेगी, रोजगार में कमी मिलेगी, अपराधों में केवल वृद्धि मिलेगी। अगर जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है तो इसके बहुत सारे प्रभाव होंगे। ठीक, जहाँ पर जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर लूट खसोट चोरी चपारी बहुत सारी चीजें होंगी। परिवार निरोध विधियों का प्रसार किस प्रकार किया जा सकता है? तो परिवार निरोध विधियों का प्रसार मनुष्य में परिवार नियोजन उद्देश्य की जागरूकता से किया जा सकता है। जैसे दो बच्चों के बीच कम से कम 3 वर्षों का अंतराल रखना चाहिए। ठीक, दूसरा बच्चे के लिए कम से कम 3 वर्ष का अंतराल। बेटे हों बेटे या हों बेटियां, ठीक है, बेटे या बेटियां दोनों की, बेटे या बेटियां, ठीक है, दोनों की समान संख्या उपलब्ध कराएगा। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रति जागरूकता लाकर हम कर सकते हैं। देखिए, परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजनाओं का नाम लिखिए। तो एक तो है देखिए मिशन इंद्रधनुष, जननी सुरक्षा योजना और एम्बुलेंस शिक्षा। ये परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित योजना है। हमारा यहाँ पर अध्याय का समापन होता है और हमने सब कुछ अपनी किताब से ही लिया है। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, आज पाठ का समापन हुआ। अगले अध्याय में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्यारे बच्चों बाय बाय।